So good morning students. In the previous lecture, we were discussing about the various techniques of capital management. And we have tried to divide those techniques in two parts, non-discounting and discounting techniques. In the few lectures before, we have discussed the payback period and accounting rate of return, the two techniques under non-discounting technique. In the previous lecture, we have also discussed one technique of discounting, that was net present value. Net present value is basically the difference between the present value of the cash flow. That whatever the amount that we have invested in the project, that is your cash outflow, and during the life of the project you will be getting some inflows. We convert those inflows into the present value and then try to take the difference of present value of inflows and outflow. Whatever we get, that is the net present value. We also said if NPV is positive, we accept; if negative, we reject. If NPV is 0, we are indifferent. That was the decision making. While discussing about the NPV, we are also supposed to consider that NPV is based on two assumptions. Number one assumption is, as the discounting rate increases, the value of NPV is going to decrease. कि जैसे जैसे हम डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ाएंगे, जैसे प्रीवियस लेक्चर में हमने लिया 10%, तो 10% पे जो भी NPV आया हो, और अगर डिस्काउंटिंग रेट को हम 10 से 12 कर दें या 15 कर दें, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू ऑफ NPV हमारी घट जाएगी। बिकॉज डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज करने का मतलब ये हो गया कि डेप्रिसिएशन मनी में ज्यादा हो गया। एंड वाइस वर्सा, कि अगर डिस्काउंटिंग रेट को हम डिक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली द वैल्यू ऑफ एनपीवी इज गोइंग टू एप्रिशिएट। ये तो पहला एजम्पशन है। दूसरा एजम्पशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू लिंक अवर टू द नेक्स्ट टेक्निक। दूसरा एजम्पशन है कि मान लीजिए जो प्रोजेक्ट हमारा 5 साल का है, 0 ईयर में हमने इन्वेस्टमेंट किया और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर हमको कैश इनफ्लो मिला, और फिफ्थ ईयर के एंड में हम देखते हैं दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनपीवी। मतलब एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए जब प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ हो जाएगी, तभी हम सारे इनफ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करके फिर आउटफ्लो से माइनस करके एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। जैसे अकाउंटिंग प्रॉफिट में क्या था, ईयरली बेसिस था, लेकिन यहाँ पर प्रोजेक्ट की पूरी लाइफ कंप्लीट होने के बाद ही आपको एनपीवी निकलता है। अब सवाल ये उठता है कि जो हर साल हमको कैश इनफ्लो मिल रहा है, फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो मिला, सेकेंड ईयर मिला, थर्ड ईयर मिला, फोर्थ ईयर मिला और फिफ्थ ईयर मिला, ये कहाँ गया? तो यहां पर ये assumption लिया जाता है that whatever the cash inflows we are receiving in various intermittent year, कि जो भी कैश इनफ्लो हमको हर साल मिल रहा है उसको हम उसी प्रोजेक्ट में रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। अब रीइन्वेस्ट कर रहे हैं तो at what rate? Assumption is that reinvestment will be at the same rate at which the capital has been invited। मतलब जिस रेट पर हमने कैपिटल को इन्वाइट किया है, उसको हम लोग कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जिसको यहाँ पे कहते हैं डिस्काउंटिंग रेट। तो हम ये assumption लेके चलते हैं कि जितना भी कैश इनफ्लोज आपको हर साल मिल रहा है फ्रॉम फर्स्ट ईयर टिल द नेक्स्ट ईयर, वो इसी प्रोजेक्ट में फिर से रीइन्वेस्ट हो रहा है, और रीइन्वेस्टमेंट का रेट जो है वो उतना ही है जितना डिस्काउंटिंग रेट है। दिस इज द assumption that has to be taken। क्योंकि अगर मान लीजिए पहले साल आपको 1 लाख रुपए मिला, तो 1 लाख रुपए आपने क्या किया अगले 4 साल का, क्योंकि प्रोजेक्ट तो आपका 5 साल का है, तो
मान के चले कि पहले साल का 1 लाख तो हमने अगर इन्वेस्टमेंट अगर डिस्काउंटिंग रेट हमारा 10% है तो हमने अगले 4 साल के लिए 10% पर री इन्वेस्ट कर दिया इसी प्रोजेक्ट में। दिस वॉज द assumption that we used to take up in NPV। अब इशू क्या क्रिएट होता है? कल क्या प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको ये बताया था कि एनपीवी टेक्निक जो है वो डिपेंड हो रही है डिस्काउंटिंग रेट पर। प्रॉब्लम कहां पे आएगी? प्रॉब्लम आएगी अगर डिस्काउंटिंग रेट हमारा फ्यूचर में चेंज हो गया, या फिर कहें कि जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज हियर कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग रेट, ये अगर चेंज हो गया। मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट 5 साल का है तो पहले साल तो आपने 10% पे रखा, लेकिन दूसरे साल वो 8% हो गया, तीसरे साल वो 12% हो गया। तो इफ द डिस्काउंटिंग रेट और वी कैन से इफ द रेट इज गोइंग टू चेंज इन फ्यूचर ईयर देन व्हाट वी विल डू। तो जो दूसरा assumption है कि that when that we have to assume that all the intermittent cash inflows are reinvested at the rate equal to the cost of capital। ये एनपीवी का assumption था। इसी को हम ट्विस्ट करते हैं that when all the cash inflows of the intermittent years are not reinvested at the rate equal to the cost of capital, then we have to define a new reinvestment rate, and after defining the new investment rate, whatever the sum that we receive at the end we discount, and the residual is known as modified NPV। मतलब उसको हम लोग NPV कहते थे, लेकिन जब रीइन्वेस्टमेंट रेट को हम सेम ना रहकर रीइन्वेस्टमेंट रेट को हम चेंज करेंगे तो जो हमारा आउटकम निकला वो एनपीवी तो है, लेकिन यहाँ रीइन्वेस्टमेंट रेट चेंज किया तो इसको हम लोग मॉडिफाइड एनपीवी कहते हैं, और बहुत से आपकी बुक्स में इसको टर्मिनल वैल्यू मेथड भी कहते हैं। तो आइदर यू कैन कॉल इट एज टर्मिनल वैल्यू मेथड और यू कैन कॉल इट एज मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एमएनपीवी। कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि एनपीवी में रीइन्वेस्टमेंट रेट हमारा सेम रहता है, लेकिन अगर रीइन्वेस्टमेंट रेट फ्यूचर में हम चेंज कर रहे हैं तब जो भी हमारा रेसिडुअल निकलेगा, जो भी हमारा रिजल्ट निकलेगा, आंसर निकलेगा, आफ्टर डूइंग ऑल प्लस एंड माइनस वी गेट द मॉडिफाइड एनपीवी। अब इसमें क्या करना होगा सुनिए। पहले साल आपको 1 लाख रुपए मिला, ठीक, या मान लीजिए 5 साल आपको 1-1 लाख रुपए मिल रहा है। 5 इयर्स में आपको 1 लाख रुपए मिला और आपने मान लीजिए इन्वेस्ट किया था 3 लाख रुपए। 0 ईयर में 3 लाख इन्वेस्ट किए और 5 साल के प्रोजेक्ट में आपको हर साल 1-1 लाख रुपए मिला और 10% इसका डिस्काउंटिंग रेट। तो जो पहले साल में आपको 1 लाख रुपए मिला, अब डिस्काउंटिंग रेट अगर हमारा चेंज हो गया या रीइन्वेस्टमेंट रेट हमारा 10% की जगह मान लीजिए 12% हो गया, तो पहले साल के 1 लाख को अगले 4 साल के लिए हमको इन्वेस्ट करना पड़ेगा 12% पे। दूसरे साल का 1 लाख को हमको अगले 3 साल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 12% पे। तीसरे साल का 1 लाख रुपए हमको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा 2 साल के लिए 12% पे। चौथे साल का 1 लाख रुपए हमको रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा 1 साल के लिए 12% पे। और 5वें साल का जो 1 लाख है वो रीइन्वेस्टमेंट नहीं होगा क्योंकि वो 5th ईयर में आ रहा है, तो वो 0 मतलब वो 1 लाख का 1 लाख ही रहेगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि 1 लाख जो पहले साल इन्वेस्ट किया उसको 12 पे अगर रीइन्वेस्ट करेंगे, कंपाउंड निकालेंगे ना, इन्वेस्टमेंट पे इन्वेस्टमेंट, तो जो कंपाउंड अमाउंट निकलेगा वो पहले साल का। ये 1 लाख रुपए 4 साल के लिए ये कितना
कितना हुआ? 1 लाख रुपए 3 साल के लिए कितना हुआ? 1 लाख रुपए 2 साल के लिए, 1 लाख रुपए 1 साल के लिए और 1 लाख रुपए 0 ईयर के लिए। जब ये सारे आ जाएंगे तो इनको हम ऐड कर देंगे, सम कर देंगे। तो सम करने पर हमको क्या मिला? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन द 5th ईयर। हमने क्या किया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज इन द 5th ईयर। और जो हमारी प्रेजेंट वैल्यू आई, अब हम इसको डिस्काउंट कर देंगे। जो 10% का रेट था, 10% रेट से हम इसको डिस्काउंट कर देंगे और फिर जो हमारे पास आएगा, सॉरी, जो हमारे पास पहले और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें का आया, वो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, वो रीइन्वेस्टेड वैल्यू है। वो रीइन्वेस्टेड वैल्यू को हमने सम कर दिया और जो रीइन्वेस्टेड वैल्यू है इसी को कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। और टर्मिनल वैल्यू जो हमारे पास आई, इसको हम डिस्काउंट करेंगे और डिस्काउंट करने के बाद ये प्रेजेंट वैल्यू आ गई और प्रेजेंट वैल्यू को फिर हम कैश आउटफ्लो से माइनस करेंगे, हमारा एनपीवी निकल आएगा, जिसको हम लोग मॉडिफाइड एनपीवी कहते हैं। दिस वी विल ट्राई टू टेक अप विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। सो मॉडिफिकेशन इन द नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। मतलब यहां पर चेंज सिर्फ इतना आया है कि जब रीइन्वेस्टमेंट रेट हमारा सेम नहीं है, देन अ न्यू रीइन्वेस्टमेंट रेट हैज टू बी डिफाइंड। और न्यू रीइन्वेस्टमेंट रेट को डिफाइन करने के बाद जो वैल्यू निकलेगी हमारी, उसको हम लोग टर्मिनल वैल्यू मेथड या फिर मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू कह सकते हैं। अब जब हम लोग एनपीवी निकालते थे, व्हाट वी डू? एनपीवी का इक्वेशन, एनपीवी इज इक्वल टू समेशन T is equal to 0 year till nth year. Cash flow in the 0 year 1 plus K in the 0 year plus cash flow in the first year 1 plus K in the first year, and this will go till the nth year. और अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमारा nth year जो है वो 5th year है, 5 साल का प्रोजेक्ट है। यहां पर ये मानते थे जो हमको यहाँ पर पैसा मिल रहा है वो रीइन्वेस्ट कर रहे हैं उसी रेट पर जिस रेट पर हम कैपिटल लेकर आए हैं। लेकिन जब रीइन्वेस्टमेंट रेट चेंज होगा तब क्या करना है? तो पहले तो फर्स्ट ईयर का रीइन्वेस्ट होगा फॉर 4 इयर्स। अगर प्रोजेक्ट हमारा ये है कि 3 लाख का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हर साल हमको 1 लाख रुपए मिल रहा है, लाइफ 5 इयर्स है, डिस्काउंटिंग रेट 10% एंड रीइन्वेस्टमेंट रेट इज गिवन एज 12%। तो पहले हमको डिस्काउंट नहीं करना है, पहले हमको सम ऑफ द रीइन्वेस्टमेंट वैल्यू निकालनी है। द सम ऑफ द रीइन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ एवरी ईयर विल बी कॉल्ड एज टर्मिनल वैल्यू। सो टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू समेशन T इज इक्वल टू फर्स्ट ईयर से शुरू करना है। फर्स्ट ईयर से मतलब पहले साल का जो 1 लाख रुपए है वो हमारा अगले 4 साल के लिए रीइन्वेस्ट होगा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू दैट कैश फ्लो इन द फर्स्ट ईयर 1 प्लस R डैश 4 साल के लिए करना है, n कितना है? 5 साल। दैट मींस n minus 1 प्लस कैश फ्लो इन द सेकंड ईयर 1 R dash n minus 2, that will be for another 3 years, plus we can say as cash flow in the third year 1 plus R dash n minus 3, plus cash flow in the fourth year 1 plus R dash n minus 4, and plus cash flow in the fifth year 1 plus R dash n minus, we can say as 5, if the project is 5, n is 5, 5 minus 5 is equal to 0, anything to power 0 is 1, तो ये कैश फ्लो का कैश फ्लो है। अब इसी को देखते हैं इस प्रॉब्लम में डाल के 1 लाख you are getting every year, 1 lakh reinvestment rate is given as 12%, n 5 minus 1 automatically 4 आ गया, plus
1 plus 0.2, 5 minus 4, 1 आ गया, plus 1 lakh, 1 plus 12%, 5 minus 5 is 0, anything to power 0 is 1, तो ये 1 लाख का 1 लाख बचेगा. Now we do the sum of this. So we can see that when we added up all these cash inflows which were reinvested at the rate of 12%, the total is coming as 6,35,283. ये हमारा टर्मिनल वैल्यू आ गया. अब निकालना क्या है आपको? निकालना है आपको मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू. सिंपल. अब ये जो वैल्यू आई है इसको हम डिस्काउंट करेंगे. टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस के पावर 5. अब पांचवें साल आ गई ना ये, है ना? दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर. तो 5th ईयर का डिस्काउंटिंग रेट लगेगा माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो कि हमारा 3 लाख. सिंपली वी कैन से 6,35,283 divided by 1 plus 10% power 5 minus 3 lakh. Or else what we can do, or else इसकी टर्मिनल वैल्यू निकालने के लिए 5th ईयर की 10% वैल्यू 0.909, 0.826, 0.753, 0.683, 0.621, 0.621. मतलब हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं कि 6,35,283 मल्टीप्लाइड बाय 0.621. 621 ये जो वैल्यू आएगी माइनस 3 लाख से माइनस कर दीजिए. whatever you get that is your modified net present value. 6,35,283 multiplied by 0.621 which is the value of 10% discounting rate of ₹1 for 5th year minus initial investment that is 3 lakh. So when we multiply this thing, when we multiply this coming as 3,94,510 minus initial investment that is ₹3 lakh and you get 94,510. This is your terminal value method or we can say as modified net present value. Right? एक चीज ध्यान रखिए. This concept will always be advisable to follow if the cash flow in the various intermediate years are changing. कोई भी easy method मत करिए आप. कोई भी टेबल की वैल्यू मत देखिए. राइट? क्योंकि आपको हर साल 1 लाख रुपए है. लेकिन मान लीजिए अगर 1 लाख रुपए चेंज हो रहा है, अगर 1 लाख रुपए चेंज हो रहा है, सॉरी, अगर 1 लाख रुपए चेंज हो रहा है, 1 लाख में 1.5 लाख में 80 है, तो आपको यही मेथड आपको फॉलो करना है. लेकिन अगर कैश फ्लो हमारे सारे ईयर तक कॉमन है तो सिर्फ हम 5वें साल की 5th ईयर की 12% की कंपाउंड वैल्यू निकाल लेंगे. दैट मीन इफ यू सी व्हाट वी कैन डू as 1 lakh is common multiplied by compound value of 12% for 5th year. और अगर इसको आप अपनी टेबल में देखेंगे तो ये आपका 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6.3528. That means it is a set. तो इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी अगर कैश फ्लोज हमारे इवन है पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट. सिंपल से टेबल की वैल्यू देखिए, 1 लाख से मल्टीप्लाई करिए एंड यू कैन गेट द रिजल्ट. बट इफ द कैश फ्लोज आर अनइवन फॉर द लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट then this method has to be followed for every year. You have to calculate. This is your terminal value method. Always remember the merits and demerits
modified net present value itself. जो उसमें थे वो इसमें है। फर्क सिर्फ इतना है कि एनपीवी में हमारा रीइन्वेस्टमेंट रेट सेम होता था, लेकिन मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमारा रीइन्वेस्टमेंट रेट चेंज हो रहा है। क्योंकि जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर में हमारा रेट चेंज हो जाए। अगर रेट चेंज हो जाएगा तो जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली हमने वो नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसका हमको सिंगल दिखता है कि हाउ टू फोरकास्ट दैट व्हाट विल बी द चेंजिंग वैल्यू ऑफ द रीइन्वेस्टमेंट रेट। Here in the example, we have taken the value has changed from 10% to 12%. Considered. लेकिन मान लीजिए अगर दूसरे साल चेंज हुई, फिर चौथे साल चेंज हुई, फिर 8वें साल चेंज हुई, that means every year you have to change. तो जो भी चीजें हम लोग ने निकाली है, whatever we have calculated, it's only projected, may, right? So deviations can be there. So it is not easy to forecast that what will be the exact value of change in the reinvestment rate. इतना हमको श्योर है कि हम इतने पैसे पर ले कहाँ हैं, ये तो फिक्स हो गया, लेकिन आगे जाकर वो चेंज कितना होगा that we are not sure. So it is only a projected figure. तो merits and demerits will remain the same और decision making भी same है कि आपका higher modified accept the project, positive value accept the project, negative value reject the project, and 0 it is indifferent, right? So today we have done the concept of terminal value method, where we have seen that the reinvestment rate is going to change. This was the second method under capital budgeting. In the previous lecture we have discussed the NPV method, and in this lecture we have taken up modified net present value, also called as terminal value. In the next lecture we will take up the rest of